हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सिंह आप सभी का स्टडी विद सतीश के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस 3-4 लेक्चर्स में पढ़ चुका है, जो भी कोशिका सजीव किससे बने होते हैं और कोशिका के साइज एंड शेप के बारे में पढ़ा। हमने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर पढ़ा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के कार्य के बारे में, फंक्शन ऑफ सेल के बारे में। तो जैसे प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा उसका एक हम लोग क्विक रिवीजन करें अगर, तो हमने देखा कि कोशिका के बारे में, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। कैसे की थी? तो वो पेड़ की छाल से प्राप्त कार्य में उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने देखा था और उनको मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचनाएं दिखाई दी, जिनको उन्होंने कोशिका का नाम दिया। उन्होंने कोशिका का नाम दिया और बाद में पता चला कि मृत कोशिका है। तो कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जो मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। तो कहाँ पे की? तो यह तालाब में उपस्थित स्वतंत्र रूप से जीवित जीवाणुओं में किस चीज़ की खोज की? जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन एक आए, जिन्होंने क्या किया कि जो सेल थी, सेल के अंदर जो उपस्थित न्यूक्लियस था, उन्होंने खोज की कि सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब केंद्रक की खोज इन्होंने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। उसके बाद हमारे स्लाइडर और स्वान आते हैं, जो वैज्ञानिक आते हैं, वो क्या देते हैं? कोशिका सिद्धांत देते हैं और उसमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि प्रत्येक जीव जो है कोशिका से बना होता है और कोशिका को ही जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। उनके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं विर्चो, जो बताते हैं, इस सिद्धांत को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक कोशिका, तब क्या स्वान ने बताया कि प्रत्येक जीव जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन विर्चो ने क्या कहा कि प्रत्येक जो कोशिका है, कोशिका से तो जीव बना, ये स्वान ने बताया, लेकिन विर्चो कहते हैं कि प्रत्येक जो कोशिका है वह अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। मीन्स क्या कि प्रत्येक जीव, सजीव का निर्माण जो है, जीव का निर्माण जो है जीव से ही हुआ कि प्रत्येक कोशिका जो पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती है। ये किसने कहा? विर्चो ने कहा। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद हमारे आए जो एक वैज्ञानिक थे दो, नाल और रुस्का, उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की और बताया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज से असंभव हो पाया कि कोशिका की जो जटिल संरचनाएं थी उनका अध्ययन क्या होगा? संभव हो पाया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में। जिन जीवों का शरीर एकल कोशिका से बना होता है उनको हम लोगों ने क्या कहा? कोशिकीय जीव कहा। लेकिन जिनका शरीर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको हमने क्या कहा? वो कोशिकीय जीव कहा। एक कोशिकीय के कुछ उदाहरण की बात करें, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारी चीज़ें, क्लेमाइडोमोनास, ये किसमें आई? हमारी एक कोशिकीय में। और अगर किसी में बहुकोशिकीय की बात करें, बहुकोशिकीय में क्या क्या है? कवक आया हमारा, पादप आया और जंतु आए। तो ये चीज़ें हमने पढ़ चुकी थी। और कल के हमने लेक्चर में पढ़ा था कोशिका का आकार एवं माप। आकार में हमने देखा कि कोशिकाएं प्रायः तो गोलाकार होती, लेकिन ये कई सारे आकार की हो सकती है, जैसे आयताकार, घनाकार और शंक्वाकार भी हो सकती है, ये लंबवत भी होती है, रेखीय भी हो सकती हैं। तो इनके कई सारे क्या होते हैं? आकार होते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका का जो आकार है वह उसके कार्य करने की क्षमता पर डिपेंड होता है। मीन्स द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ सेल। तो मतलब जो सेल का साइज एंड शेप है वह उसकी वर्किंग कैपेसिटी पे डेवलप करे, मतलब कि डिपेंड करेगा कि जिस कोशिका का जैसा कार्य होगा उसका वैसा आकार होगा। तो ये सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हमने देखा था कोशिका के आकार के बारे में, हमने क्या डिस्कस किया था वो सब चीज़ों को बना के। उसके बाद हमने पढ़ा कोशिका के माप के बारे में। माप में हमने क्या देखा? कोशिका के माप में हमने देखा कि जो सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका हमने आपको कल क्या बताया था? तो सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका जो हमने आपको बताया था वो थी माइकोप्लाज्मा, 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर की। उसके बाद हमने एक सेकेंड टॉपिक आपको बताया था, सेकेंड पॉइंट, कि अगर सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है तो सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका। तो सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका की बात अगर हम लोग करें तो सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, जो लगभग क्या होता है 14 to 16 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद ये तो हो गया सजीव जगत, मतलब होल वर्ल्ड, पूरे संसार में जितने भी सजीव हैं उनमें अगर सबसे छोटी कोशिका देखी जाए तो माइकोप्लाज्मा है, और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। लेकिन अगर हम लोग मानव शरीर की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो मानव शरीर की
अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें, मानव शरीर की अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो हमारे मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो पाई जाती है वो क्या होती है, स्पर्म होती है, शुक्राणु होती है। और यहीं पर अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, अगर कोई सबसे छोटा तो सबसे बड़ा भी कुछ होगा, तो मानव शरीर की अगर सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, सबसे बड़ी कोशिका जो मानव शरीर में पाई जाती है वो होती है क्या, नर्व सेल होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो ये था हमारा प्रीवियस रिवीजन। अब हम लोग आज की क्लास में आज पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ सेल, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। पहले फंक्शन ऑफ सेल में देखते हैं कि कोशिका के हमारे शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं, कि कोशिका जो है हमारे शरीर में, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है एक ग्रुप ऑफ सेल से, तो उन सेल्स का हमारे शरीर में क्या काम होता है। क्योंकि देखिए हमारा शरीर जो है तो मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर की बात की जाए तो उसमें तो एक कोशिका पाई जाती है, लेकिन मल्टी सेलुलर हम लोग ह्यूमन बींग्स में मल्टी सेलुलर है। कोशिकाओं के कार्य क्या होते हैं, कोशिका एकल हो या बहुकोशिकीय हो, तो कोशिका के कुछ न कुछ तो कार्य होंगे, भले ही वह एक कोश की जीव में हो बहुकोश की जीव में हो। तो उसके अंदर जो क्रियाएं संचालित होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं, आज उन सब चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे कोशिका के कार्य के बारे में। तो आज इसमें पहला पॉइंट है कि प्रत्येक जीवित में कुछ मूलभूत कार्यों को करने की क्षमता होती है। प्रत्येक मतलब कह रहा है कि प्रत्येक सजीव में या प्रत्येक जीवित जीव में कुछ मूलभूत कार्यों को करने की क्षमता होती है। इसमें देखा जाए प्रत्येक जीवित कोशिका में, ठीक, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्रत्येक जीवित कोशिका में उसके कुछ न कुछ मूलभूत कार्यों की करने की क्षमता होती है। जैसे मार्कर है, इसकी अपनी मूलभूत क्षमता क्या है कि इसमें से हम लोग राइटिंग कर सकते हैं, इसमें से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब हर चीज़ की अपनी एक वर्किंग कैपेसिटी होती है, जिससे क्या होता है वो उसकी एक प्रमुख विशेषता होती है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्यों को करने की क्षमता होती है। ये जो सजीवों की मुख्य विशेषता होती है। सजीवों की विशेषता क्या है, वह अपने कुछ कार्य स्वयं करता है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक जीवित जो कोशिका है उनमें अपने स्वयं के कुछ कार्यों को करने की जो मूलभूत क्षमता क्या होती है, पहले से अवेलेबल होती है। यही जो है सजीवों की विशेषता होती है। सजीव कौन है, सजीव किससे बने, ग्रुप ऑफ सेल्स से। सजीव कौन है, सेल्स का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, यही इनकी विशेषता है कि इनमें कुछ मूलभूत कार्यों को करने की क्या होती है, क्षमता इन्हीं में निहित होती है। अगला पॉइंट कहता है कि कोशिकाओं का आकार माप उनके कार्यों पर निर्भर करता है जिन्हें वो संपन्न करती हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी कोशिका है, ठीक है, कोई भी कोशिका है जो मानव शरीर में पाई जाती है या फिर किसी भी जीव में पाई जाती है, जीवित जीव में, तो उसका जो आकार है, साइज एंड शेप जो है, वो किस बात पर डिपेंड करता है। ये हमने कल डिस्कस किया था कि किसी भी कोशिका का आकार तथा माप, ये दोनों चीजें, ये दोनों फैक्टर उसके वर्किंग कैपेसिटी पर निर्भर करते हैं। जैसा जिस कोशिका का कार्य होगा, ठीक उसी प्रकार उसका क्या होगा, आकार होगा। तो कोशिका का आकार और माप किस बात पर निर्भर करते हैं, उसके कार्य पर निर्भर करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, बहुकोषीय जीव, जैसे कि पादप। बहुकोषीय जीवों में देखो, जैसे कि पादप, मानव, कवक, मानव में आ जाएगा जंतु, इन कार्यों को श्रम विभाजन द्वारा संपन्न करते हैं। मीन्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वह जो उनमें जो कार्य होते हैं कोशिका में, उनको क्या श्रम विभाजन के द्वारा पूरा किया जाता है। कल मैंने आपको बताया श्रम विभाजन क्या होता है। श्रम विभाजन मतलब जैसे कोई काम है, ये हमारी होल बॉडी है, इसमें कई सारे अलग अलग काम हैं। जैसे कि हृदय का क्या काम है, ब्लड को पंप करना। श्वसन तंत्र का काम क्या है, क्या बोलते हैं, वायु को ऑक्सीजनेटेड करना, और जैसे तब ऑक्सीजन अंतर करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ये सब चीज़ें। उसके बाद हमारा उत्सर्जन तंत्र का क्या कार्य होता है, कि शरीर से जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालना होता है। डाइजेशन सिस्टम का क्या काम होता है, भोजन का पाचन होता है। तो हमारे शरीर में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, क्योंकि हम लोग मल्टीसेलुलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, और जो अलग अलग ग्रुप है सेल्स का, वो अलग अलग क्या होते हैं, काम को परफॉर्म करता है। तो वही इसमें कहा गया बहुकोषीय जीव जो है, जैसे पादप, मानव, कवक, इन कार्यों को, इन बहुकोषीय जीव हैं, तो वह इन कार्यों को श्रम विभाजन द्वारा संपन्न करते हैं। तो हमारे जो शरीर में कई सारे कार्य हो रहे हैं, एक कार्य तो हो नहीं रहा कि कोई भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स
उस काम को कर लेंगी। एक ही समय पे, एक निश्चित समय पे हमारे शरीर पर बहुत सारे फंक्शन हो रहे होते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे एक निश्चित समय पर मतलब एक ही समय पर जो कई सारे कार्य हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं, संपन्न हो रहे होते हैं, तो उनको अलग अलग कोशिका समूहों द्वारा, मतलब ग्रुप ऑफ सेल, एक अलग अलग ग्रुप के सेल्स के द्वारा अलग अलग कार्यों को आपस में बांट दिया जाता है और ये कोशिकाएं आपस में बंटकर श्रम विभाजन की प्रक्रिया द्वारा क्या करती हैं, सभी कार्यों को पूरा करती हैं। वहीं इसमें बताया गया कि बहुकोष की जीव पादप मानव कवक भी श्रम कार्यों को विभाजन द्वारा क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। अर्थात मानव शरीर के विभिन्न भाग विभिन्न कार्यों को करने हेतु विशेषीकृत होते हैं। मतलब मानव शरीर के विभिन्न भाग विभिन्न कार्यों को करने हेतु विशेषीकृत होते हैं। कहा गया कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये श्रम विभाजन के द्वारा मानव शरीर के पूरे अलग अलग कार्यों को पूरा करते हैं। और कहा गया कि मानव शरीर के जो विभिन्न क्या कहते हैं, विभिन्न भाग जो हैं वो विभिन्न कार्यों को करने में हेतु विशेषीकृत होते हैं। मीन्स जो मानव शरीर के कई सारे ऑर्गन्स हैं, जो अलग अलग अंग हैं, जो जहाँ अलग अलग काम होते हैं, वो अलग अलग कार्यों को करने के लिए विशेषीकृत होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि जो मानव का हृदय है वह क्या करता है, हृदय को पंप करता है। अमाशय है, भोजन के पाचन में सहायता करता है। व्रत है यानी किडनी को क्या करती है, मूत्र से अंदर यानी यूरिन फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो हमारे शरीर में यानी मानव के शरीर में जो मल्टी सेलुलर है, इसकी विभिन्न भागों पर विभिन्न कार्यों को करने हेतु विशेषीकृत होते हैं। मतलब अलग अलग जो कार्य हैं अलग अलग अंगों के द्वारा क्या करते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं और अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। और इसी परफॉर्म के आधार पर उस कोशिका का आकार और उसका साइज जो है, माप निर्धारित किए जाते हैं। फिर कह रहा है कि एकल कोशिकाओं में भी श्रम विभाजन पाया जाता है। मतलब कि जो एक कोश की जीव है उसमें जो कोशिका पाई जाती है उसमें भी श्रम विभाजन पाया जाता है। तो मतलब उसका जो कार्य है वो सब टाइम्स होते हैं, आपस में बांट के उस कार्य को संपन्न करने की कला पाई जाती है। उसके बाद कहा गया कि कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब क्या होता है, पहले बात ये समझ लेते हैं। कोशिकांग है क्या, कोशिका के अंदर उपस्थित अंग। जो कोशिका के जैसे हमारी पूरी होल बॉडी है, हमारे होल बॉडी में क्या है, अलग अलग अंग हैं, लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, पैंक्रियास, ये सारी चीजें हैं। आमाशय। हमारे शरीर में जो अलग अलग अंग पाए जाते हैं उनको अंग बोल दिया, शरीर के अंग। लेकिन कोशिकांग मीन्स जो कोशिका में प्रेजेंट होते हैं, जो कोशिका में उपस्थित अंग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, राइबोसोम हो गए, ये सारी चीजें होती हैं जो कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। न्यूक्लियस हो गया, उनको कहा जाता है कोशिका। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को क्या कहते हैं, कोशिकांग। तो क्या कहते हैं, कोशिकांग जीव द्रव्य के साथ मिलकर। अब जीव द्रव्य क्या है, देखिए दूसरा शब्द है जीव द्रव्य। कोशिकांग समझ में आता है जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका के मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। और उसके बाद आया क्या, जीव द्रव्य के साथ। मतलब जीव द्रव्य क्या है, तो जीव द्रव्य जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, ये कोशिका के अंदर जो एक लिक्विड पाया जाता है। लिक्विड मतलब ये लिक्विड क्या होता है, जेली टाइप होता है। क्योंकि ना तो या तो ज्यादा एकदम क्या बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है और ना ही ज्यादा थिक होता है, ना तो ज्यादा पतला होता है और ना ही ज्यादा क्या होता है, गाढ़ा होता है। ये जेली लाइक होता है। तो ये जो पूरा कोशिका में अंदर भरा हुआ द्रव होता है, इसी को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोशिकांग और जीव द्रव्य के साथ मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई एवं कोशिका का निर्माण करते हैं। मतलब कोशिकांग जो है वह जीव द्रव्य के साथ मिलकर क्या करते हैं, कोशिका जो है वह जीव द्रव्य के साथ मिलकर जीव द्रव्य के साथ मिलते हैं, मिलकर क्या करते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई एवं कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, कोशिका विभाजन। कोशिकांग जो कोशिका के उपस्थित अंग है वो जीव द्रव्य के साथ मिलकर क्या करते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका का निर्माण करते हैं। कोशिका का निर्माण हो रहा है और प्रत्येक कोशिका का अपना विशिष्ट कार्य होता है। देख रहे हैं यहाँ पे कोशिका का निर्माण कहाँ, कोशिकांग जीव द्रव्य के साथ मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं और प्रत्येक कोशिका का क्या है, अपना विशिष्ट कार्य होता है। जैसे अब
मेन जो है आपका मेन काम कोशिका का फंक्शन मतलब कोशिका का जो मेन कार्य है वो यही है, मेन पॉइंट जो है यही है कि कोशिका में उपस्थित कोशिकांग जो है जीव द्रव्य के साथ मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई जो हम कोशिका का निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, कोशिका का निर्माण हुआ और बताया कि प्रत्येक जो कोशिका है वह अपना विशिष्ट कार्य होता है, प्रत्येक कोशिका का अपना एक यूनिक कार्य होता है, जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन। अब एक बात आप बताइए कि कोशिका, एक छोटी कोशिका, ये मान लीजिए कोशिका, इसी के अंदर क्या कहा गया यहाँ पर, कुछ मूलभूत कार्यों को करने की क्षमता होती है। वही मूलभूत कार्य क्या है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन। कोशिका में जो मूलभूत कार्य अपने स्वयं के कार्य करने की क्षमता होती है, जो सजीवों की विशेषता होती है वो यही है कि कोशिका जो है, कोशिका में पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है, इनका कोशिका पोषण में भी योगदान देती है, श्वसन में भी देती है, उत्सर्जन में भी देती है और जनन में भी अपना मतलब क्या करते हैं, अपना जनन में भी कार्य आती है। तो क्या कहा गया यहाँ पे, देखा आपने कोशिका के कार्य, कोशिका के कार्य में देखा कि कोशिका में क्या होता है, कुछ कार्यों को करने की क्षमता होती है, मूलभूत क्षमता होती है जो सजीवों की प्रमुख विशेषता होती है। उसके बाद आपने कहा कि जो कोशिका का साइज एंड शेप है वह उसकी वर्किंग कैपेसिटी भी डिपेंड होता है। फिर हमने कहा बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं जैसे पादप, कवक, जंतु, ये सब क्या होते हैं, इनमें जो कार्य होता है होल बॉडी में जो अलग अलग कार्य हैं उनमें क्या श्रम विभाजन पाया जाता है और अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग क्या काम करती हैं। जैसे कि क्या करता है, हृदय दूध पंप करता है, अमाशय भोजन पाचन, किडनी जो है मूत्र के नीचे अंदर में मतलब यूरिन फिल्ट्रेशन काम करती है। उसके बाद देखा गया, कहा गया कि एकल कोशिकाओं में भी श्रम विभाजन पाया जाता है। लास्ट पॉइंट में कहा गया कोशिकांग जीव द्रव्य के साथ मिलकर मतलब कोशिका में उपस्थित अंग है वह जीव द्रव्य के साथ मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई एवं कोशिका का निर्माण करते हैं। मतलब कोशिकांग जो है वह जीव द्रव्य के साथ मिलकर साइटोप्लाज्म के साथ मिलकर जीव द्रव्य के साथ मिलकर साइटोप्लाज्म के साथ मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं और प्रत्येक कोशिका का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। ये तो बात सत्य है कि प्रत्येक जो कोशिका है सबके अपने अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे कि जो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और यही एक कारण है कि कोशिका को फंक्शनल और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। मतलब उसको जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि कोशिका में मतलब क्या आवश्यक सभी कार्य होते हैं, जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन एवं जनन। मीन्स एक सजीव में जो होने वाली संपूर्ण महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वह इस कोशिका में संपन्न होती हैं। इसीलिए इस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। तो ये देखा आपने क्या कोशिका के कार्य। अब इनको पॉइंट वाइज देखा जाए, अगर क्या पॉइंट वाइज अगर देखा जाए तो छोटे छोटे पॉइंटों में आपको बता दूं क्या होता है। अवशोषण, तीसरा हो जाता है उत्सर्जन, तीसरा क्या हो जाता है उत्सर्जन। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे कोशिका के क्या कार्य हैं। यही हमने अभी आपको पढ़ाया कि कोशिका में जो है क्या होते हैं, कुछ कार्यों करने की क्षमता होती है, जैसे पोषण, पाचन है, पाचन से क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा। उसके बाद क्या था पाचन के बाद हमने क्या पढ़ा था, श्वसन में होता है। उसके बाद पाचन भी हमारा अवशोषण भी आता है कि जो हमारे क्या, जब हम लोग भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं तो उसका अवशोषण कहाँ होता है, हमारे
अमाशय में होता है, उसके बाद बड़ी आंत में होता है, फिर छोटी आंत में होता है। इन सब चीज़ों जब अवशोषण होता है, उत्सर्जन उत्सर्जन मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्या जो है टॉक्सिक मटेरियल शरीर से बाहर निकाल देना। वृद्धि क्या है कि कोशिका जो हमारा क्या रेप्लिकेशन, कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है और शरीर का क्या होता है, विकास होता है। प्रजनन में मतलब क्या होता है, कोशिकाओं में जनन होता है, प्रजनन की भी क्षमता होती है। और प्रोटीन संश्लेषण कोशिका में होते हैं, जो अंगक होते हैं वो इन सब चीज़ों में सहायता करते हैं। तो ये एक पॉइंट देखा जाए तो कोशिका के सारे कार्य होते हैं जो हमने अभी आपको डिस्कस किया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैसे हम लोगों ने अब अभी तक की क्लास में क्या पढ़ा, कोशिका के बारे में पढ़ा, सजीव किससे बने होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कोशिका के आकार और माप के बारे में पढ़ा। आज हमने पढ़ा कोशिका के कार्य के बारे में, फंक्शन ऑफ सेल के बारे में। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह क्या होगा, कोशिका की संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसमें हम लोग दो प्रकार के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कौन कौन से, एक तो होगा हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा होगा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। तो जो इसको रफ कर रहे हैं उसके बाद हम लोग ड्रा कर रहे हैं प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। ठीक, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसमें से एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, बड़ा तो इन द सेंस मतलब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आंसर को देखा जाए तो उसका आंसर सिर्फ एक ही लाइन मतलब कोशिका की खोज किसने। तो मैंने आपको हर लेक्चर में बताया, 4 दिन से हर लेक्चर में मैंने आपको बताया, तो आपको याद हो गया कि कोशिका की खोज कब और किसने की और किन हालातों में की। कुछ कोशिका की खोज अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने काट में मधुमक्खी की छत्ते के जैसी संरचना देखी और उनको क्या कोशिका का नाम दिया। जीवित कोशिका की खोज अगर आपसे पूछ ले तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने 1674 ईस्वी में की थी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोशिका की स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है क्यों कहते हैं। तो अभी हमने जो कोशिका के कार्य में पढ़ा कि कोशिका में अपने स्वयं के कुछ कार्यों को, मूलभूत कार्यों को करने की जो क्षमता होती है, जैसे कि पाचन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये सारी चीजें जो करने की में स्वयं की क्षमता होती है, इन्हीं सब चीजों के कारण जो है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, मतलब कोशिका की संरचना के बारे में। तो पहले हम लोग देखेंगे प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल क्या पहले प्लांट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ठीक, प्लांट सेल में हम लोग देखेंगे जो मैंने आपको बताया था उस दिन कोशिका हम लोग पढ़ रहे थे कि जो कोशिका अंदर हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है, तब कोशिकांगों के बारे में, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग इमेज को ड्रा करेंगे, इसके डायग्राम को बनाएंगे और उसमें जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि वह सारे पॉइंट यहाँ पर क्या होते हैं, समावेशित है। तो आप देखिए मैं ड्रा करने जा रहा हूँ। ये हमारी सेल वॉल बन रही है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे
सवाल का बात बनाएंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ब्लू वाला मार्कर में लिखता हूँ, ब्लू मार्कर, ब्लू वाला मार्कर। ये हमारा कोशिका का बाहरी आवरण होगा प्लांट सेल का, इसका प्लांट सेल का। इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें ये वाली जो लेयर है कौन सी, ये वाली, ये लेयर, ये हमारी क्या, ये हमारी क्या है, सेल वॉल है। क्या इसको बोलते हैं, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति इसको बोलते हैं। देखिए एक चीज ये भी देखिएगा कि कोशिका भित्ति जो होती है कुछ स्पेसिफिक कोशिकाओं में पाई जाती है, स्पेसिफिक जीवों की कोशिकाओं में पाई जाती है, हर जगह नहीं पाई जाती। हर जगह जो पाया जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या कोशिका मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग एक एक चीज को ड्रा करेंगे और उसके बारे में क्या नॉर्मलाइजेशन करते चलेंगे। तो हमने अभी क्या ड्रा किया, ये हमारा हो गया क्या, सेल वॉल। क्या हो गया, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। क्या हो गया, कोशिका भित्ति। इसका काम अगर देखा जाए तो इसका काम क्या है, कोशिका भित्ति है, बाहरी आवरण है। ये करता क्या है, हमारी कोशिका को जो है ना एक शेप प्रदान करता है, मतलब हेल्प करता है उसके आकार बनाए रखने में। और यह क्या होता है, ये जीव होता है, नॉन लिविंग होता है। जो बाहरी आवरण होता है यह क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। और देखा जाए नॉन लिविंग होता है और साथ ही साथ ये क्या करता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर कवरिंग, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग को बनाता है, जिससे जो क्या होता है सेल को ढकने होने से बचाते हैं और उसको जो क्या करता है, आकार प्रदान करता है। अब इसके बाद देखा जाए तो ये जो हमने इसके क्या बोलते हैं आंतरिक भाग में हमने जो ये वाली जो संरचना क्या बोलते हैं बनाई है, ड्रा की है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारी होती है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसको इधर हम लिख देते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन, यानी या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। इसको ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जो कि कोशिका झिल्ली है या फिर इसको प्लाज्मा झिल्ली क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे जो आउटर कवरिंग हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट सेल है ये हमारी पादप कोशिका, इसमें जो हमने बाहरी आवरण देखा प्लांट सेल होता है, सेल वॉल होता है। और अगर देखा जाए सेल वॉल है तो बना किसका होता है, तो ये बना होता है जो प्लांट सेल की जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वह किसकी बनी होती है, तो वह बनी होती है सेलुलोज, ठीक है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब इसके अंदर हम लोग अगर कोशिकांगों की बात करेंगे यानी कोशिका के अंगों की बात करेंगे तो क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले जैसे क्या होता है कि मानव शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कोशिका है, दिमाग की क्या है, तंत्रिका कोशिका। तो ये हमारे जो पादप कोशिका है इसका जो दिमाग बोल सकते हो, इसका जो ब्रेन है क्या है, न्यूक्लियस है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, न्यूक्लियस है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, न्यूक्लियस को क्या करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, गोलाकार हो सकता है या फिर अंडाकार हो सकता है। तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियस, ठीक। ये होगा क्या, हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
की एक संरचना होती है जो पाई जाती है न्यूक्लियस से ही हमारा। इसमें जो है अंदर क्या होता है, एक तरल भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए आप लोग। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर जो तरल भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया न्यूक्लियस। अब हम लोग इसमें देखो ड्रा करने जा रहे हैं क्या, एक वैक्यूल जो रसधारी हो, ठीक है, रिक्तिका। क्या ये हो गई हमारी रिक्तिका। ठीक है, क्या हो गई हमारी रिक्तिका। रिक्तिका में क्या होते हैं, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, इसमें भी उसके बाद क्या होगा, हम लोग बनाने जा रहे हैं साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा, ठीक है। छोटा छोटा बनाएंगे क्योंकि आप देख पा रहे हैं स्पेस की थोड़ी सी कमी है, तो उस चीज़ को हम लोग देखते हुए हर चीज़ का क्या कहते हैं बनाएंगे, ताकि हर चीज़ इसमें प्रॉपर वे क्या हो आ जाए। उसके बाद हम लोग इसमें बनाया क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया पूरा कर देंगे हम लोग। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद इसमें पाया जाता है, जो पाया जाता है एमाइलोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक, एमाइलोप्लास्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आप ठीक, ये इतनी चीजें ड्रा करने के बाद हम लोग अब इसमें देखेंगे एक चीज ड्रा करेंगे और क्या, गॉल्जी का, गॉल्जी का ड्रा करेंगे। क्या, गॉल्जी का हो गया। ठीक है, गॉल्जी का के बाद हम लोग पढ़ेंगे तो ये रहा हमारा क्या, पादप कोशिका का चित्र रहा। अब लोग हम इसको पहले क्या करें, इसका नामकरण करते हैं। नामकरण पहले तो देखा जाए कि ये तो हमारा क्या हो गया, गॉल्जी बॉडी। ये हो गया क्या, गॉल्जी ऑपरेटर्स, गॉल्जी ऑपरेटर्स, गॉल्जी कार्ड। क्या हो गया, गॉल्जी कार्ड हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये हमारा क्या होता है, ये होता है एमाइलोब्लास्ट। एमाइलोब्लास्ट हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें, तो ये हमारा हो गया क्या, वॉक्यूल होता है। क्या होता है, वॉक्यूल होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में रिक्तिका, वॉक्यूल बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गया तो इसको झिल्ली बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉक्यूल। यानी क्या होते हैं, वॉक्यूल को क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा क्या क्या हो गया, देखिए पहले तो हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन कौन सी हमारी,
ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कौन सी, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन के बाद ये हमारी हो गई क्या, ये जो हमने ड्रा की है ये हो गई हमारी प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। ठीक, ये हो गई हमारी क्या, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, कोशिका मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये हमारी होगी वॉक्यूल यानी रिक्तिका, ठीक। उसके बाद ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक, क्लोरोप्लास्ट में पता लिख लो, ठीक। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पहले लिख दिया है। ये हमारा क्या है, और इसमें हम लोग लिखेंगे, इसमें क्या, उसकी ऊपरी सतह पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम, तो जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, रफ, ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतर्द्रव्यी जालिका, ये जिसमें उसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। जिनकी सतह पर राइबोसोम पाए जाएंगे उनको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहेंगे। और जिनमें जो है राइबोसोम नहीं पाया जाता उनको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ मतलब चिकनी, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा कोशिका का जो क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा जो होगा क्या, ये है हमारा न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो ये रहा हमारा कोशिका का जो चित्र है, हमने ड्रा किया। इसमें देखिए हम सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या पाया। सबसे पहले हमने क्या ड्रा किया, सेल वॉल। सेल वॉल करती क्या है, सेल वॉल क्या करती है, कोशिका को एक आकार देती है तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी जो हमने इसमें की बड़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या करती क्या है, यह एक प्रकार से कोशिका का सुरक्षा गार्ड है, मतलब क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है। एक कोशिका झिल्ली ही यह निर्धारित करेगी कि कौन सी चीजें जो हैं कोशिका के अंदर आएंगी और कोशिका के बाहर जाएंगी। और एक चीज, इसमें इन एंड आउट वाला सिस्टम नहीं होता कि आना जाना। इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, प्रोसेस होती है कि जिसमें क्या होता है कि जो चीजें जैसे मतलब होता है ना कि एक दो बर्तन ले लीजिए, एक में कितना पानी है, कितना है। यहाँ भी क्या है, ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक एक्टिव होता है, एक इनएक्टिव होता है। तो एक्टिव वाले में क्या होता है, जो चीजें कम से ज्यादा की ओर जाती है, ठीक है। जिधर चीजें कम है मतलब जिधर चीजें ज्यादा है और जिधर कम है, तो क्या होगा कि कम से ज्यादा की ओर आएंगी और दोनों चीजें क्या होंगी, बैलेंस करने के लिए। और इनएक्टिव में क्या होता है कि कम से ज्यादा, जस्ट इसका उल्टा होता है, कम से ज्यादा की ओर क्या होता है, वो क्या होते हैं, परासरण विसरण की क्रिया होती है, आने और जाने। मतलब ये कोशिका झिल्ली है, यह क्या करती है, निर्धारित करती है कि कौन सी चीजें कोशिका के बाहर जाएंगी और कौन सी चीजें कोशिका में प्रवेश करेंगी, ठीक है। उसके बाद देखा हमने क्या देखा, उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रा किया। अब इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इसका कार्य क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका पर ऊर्जा ग्रह होता है, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कोशिका की सभी कार्यों को करने के लिए जो ऊर्जा है माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। इसीलिए एक नंबर का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि is the powerhouse of cell, means mitochondria is the powerhouse of cell। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी ऊर्जा ग्रह कहते हैं। उसके बाद देखा गया इसमें क्या है, हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है कि पादप कोशिका है, तो उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है, जो भैया वर्णक है, जो क्या कोशिकाओं में जो पौधों की पत्तियों में हरा रंग प्रदान करने के लिए होता है। उसके बाद हमारा क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या डीएनए भी पाया जाता है, जो क्या होता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि कोशिकाओं में क्या है, आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए के द्वारा क्या होती है, संचालित होती हैं, जाती हैं। उसके बाद हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर्द्रव्यी जालिका। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। मतलब अभी हमने आपको बताया कि कोशिका के जो कार्य में कि कोशिका जो है प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करती है, तो उसमें जो है राइबोसोमल में जो राइबोसोम्स हैं उसकी अंतर्पटव्य जालिका की सतह पर उपस्थित है। अंतर्पटव्य
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मूल कार्य यही है प्रोटीन संश्लेषण करना। उसके बाद हमारा जो गाल्जी कॉइल है, गाल्जी ऑपरेटर सही है क्या करता है, जब जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करवाता है कौन, गाल्जी बॉडी। ठीक है, ये रही हमारी कोशिका मेम्ब्रेन। अब देखिए, अब ये सारे हमने क्या पढ़े, कोशिका के अंग पढ़े, कोशिका और कोशिकांग। अब ये कोशिकांग जिन चीजों इनको सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो कोशिका की ये जो पूरा स्थान है इसमें एक जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है ना, इसको हम लोग लिक्विड भी नहीं कह सकते क्योंकि यह तो ज्यादा पतला होता है और ना ही ज्यादा क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो इसमें उपस्थित होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ये जो कोशिका में उपस्थित ये द्रव्य है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ठीक, तो ये कोशिका में उपस्थित सभी अंग हैं वह इसी क्या कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। अब जैसे आपको न्यूक्लियस हमने इसमें न्यूक्लियस जो है ड्रा किया सेंटर में, लेकिन जरूरी नहीं कि सेंटर में भी, साइड में भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। हमने जब इस कोशिका का स्ट्रक्चर का अध्ययन किया तो हमको एक स्पेसिफिक टाइप की ये संरचना दिखाई दी। अगर हम किसी और समय में देखेंगे तो शायद हो सकता है इसका जो क्या बोलते हैं, इनकी जो स्थिति है, इनके जो स्थान है इधर उधर हमको मिले। तो आपने देखा क्या प्लांट सेल में क्या 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 सेल वॉल पाई जाती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है, सेलुलोज बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो यह किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन। किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन, इसकी बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद प्रोटीन देखा हमने, व्यक्ति का कोशिका द्रव्य देखा, साइटोप्लाज्म जो कोशिका को क्या करते हैं, कोशिका में उपस्थित होता है जिसमें कोशिका के सभी अंग जो होते हैं क्या तैरते रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट देखा, हरित लवक देखा, पिगमेंट का काम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, मतलब अंतःपृष्ठ जालिका देखा जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। उसके बाद जो न्यूक्लियस देखा जो सभी चीज़ों का सूचनाओं का भंडार होता है, इसमें डीएनए पाया जाता है। और हमने देखा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया देखा जो कोशिका का ऊर्जा रहा है, मीन्स कोशिका के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद हमने और क्या देखा, गॉल्जी ऑपरेटर्स देखा जो क्या करते हैं कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। जहाँ भी कोशिका में जहाँ भी ऊर्जा की जरूरत होती है तो वहाँ पर साइट ऑफ एक्शन के लिए वहीं पर ऊर्जा को क्या करते हैं ले जाकर प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये रहा हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, मतलब पादप कोशिका। ठीक, पादप कोशिका की संरचना तो क्या थी, ये था हमारा पादप कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, और फिर हम लोग कंपेयर करते हैं जैसे सेल वाले ना सेल, इसमें हम स्टार लगा लीजिए क्योंकि सेल वाला क्या होता है, यह क्या होता है पादप कोशिका में तो पाया जा रहा है, लेकिन यह क्या है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। और जंतु कोशिका में दूसरी क्या चीज नहीं पाई जाएगी, क्लोरोप्लास्ट। ये दो चीजों में स्टार लगा लीजिए कि ये क्या है, पादप कोशिका में तो आपकी पाई जाएंगी लेकिन क्या है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएंगी। तो ये हो गई, और हमारा एक ये एमाइलोब्लास्ट होता है, ये भी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। बाकी सारी चीजें जो जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, बाकी नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, मिटाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद ड्रा करते हैं क्या एनिमल सेल के बारे में। तो एनिमल सेल का डायग्राम हम लोग ड्रा करेंगे, तब तक लिए मतलब 1 मिनट थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं। चलिए तो फिर अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग ड्रा करते हैं क्या एनिमल सेल के बारे में देखते हैं, एनिमल सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं, और फिर हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, ये अभी तो हमने देखा क्या स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब जो इनकी मतलब इसके जो कोशिकांग हैं, जो इसके सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि गाल्जी ऑपरेटर्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, वैक्यूल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई, गाल्जी ऑपरेटर्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या एक एक करके डिटेल इसका डिस्कशन करेंगे। अभी पहले हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने क्या प्लांट सेल को देख लिया, अब हम लोग देखेंगे क्या एनिमल सेल के बारे में। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ।
तो जैसा कि आपने देखा आज के इस लेक्चर में क्या देखा, पहले तो हम लोगों ने देखा क्या कोशिका के कार्य देखे, कोशिका के कार्य देखने के बाद हमने देखा क्या स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, प्लांट सेल के बारे में हम लोग जान गए कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम लोग देखें क्या एनिमल सेल के बारे में, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो हम लोग देखें क्या स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका की संरचना, जंतु कोशिका की संरचना। ठीक, क्या देखेंगे हम लोग जंतु कोशिका की संरचना के बारे में देखेंगे। जंतु कोशिका की संरचना के बारे में जो हम देखेंगे बहुत सिंपल सा है इसका, इसमें कोई बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा ये शेप में होती है। अब इसमें देखिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या ड्रा करेंगे, न्यूक्लियस ड्रा कर लेंगे। ठीक, न्यूक्लियस ड्रा करने के बाद हम इसमें न्यूक्लियोलस ड्रा कर लेंगे। न्यूक्लियोलस ड्रा करने के बाद इसमें रेक्टिका, ठीक, उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्लाज्मिक रेटिकुलम, ड्रा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या ड्रा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या इसमें ड्रा करेंगे, गाल्जी ऑपरेटर्स के बारे में ड्रा करेंगे। गाल्जी कार्य होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है जाता है, उसके बारे में ड्रा करेंगे। हमारा गाल्जी कार्य हो गया। उसके बाद हम लोग क्या ड्रा करेंगे, इसमें ड्रा करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, पेज बना देते हैं। ये हमारी क्या हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। उसके बाद हम लोग इसमें क्या ड्रा करेंगे, गोल्गी ऑपरेटर्स हो गया। सेंट्रोसोम तारक काय, क्या ड्रा करेंगे इसमें सेंट्रोसोम बनाएंगे। ये सारी चीजें लोग क्या कर रहे हैं। अब इसमें नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। उसके बाद हम देखेंगे ये हो जाएगी वॉक्यूल मींस रेक्टिका, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दिस इज सेंट्रोसोम, इसको तारक काय, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक, ये हमारा हो गया न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस हो गए। अब ये हमारा क्या हो गया, इसमें देखिए क्या होता है, ऊपरी सतह पर क्या राइबोसोम पाए जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था पादप कोशिका में। क्या हो गया ये न्यूक्लियस प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। उसके बाद ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे मैंने आपको बताया ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक। ये हो गई हमारी वॉक्यूल रेटिका,
ये हमारा हो गया क्या, गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर्स हो गए। और इसमें जो छोटी छोटी बिंदु आकार संरचना पाई जाती है क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गोल्जी वेसिकल्स। ठीक, ये चीजें हो गई हमारी। पाया जाता है एक जो क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जो बाहर का भरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका बोलते हैं। बाहर भी जो द्रव्य भरा होता है जिसमें क्या होते हैं, कोशिकाएं जो होती है, सभी जो मतलब कोशिका के जो अंग हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, वह इसी तरह में क्या होते हैं, फ्लो करते रहते हैं, बहते रहते हैं या फिर तैरते रहते करते स्विम करते रहते हैं। जिससे क्या होता है, वो डैमेज होने से क्या होती है, उनको सुरक्षा मिलती है। इसमें उपस्थित आप देख पा रहे हैं सारे कोशिकाएं इसमें उपस्थित हैं। क्यों, चूंकि क्या है, एनिमल सेल है, इसलिए इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है, हरित द्रव्य जो क्या होते हैं पौधों में पाया जाता है, जो पौधों में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी मदद करता है। तो ये चीजें देखिए, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और इसका जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही इसका क्या है, एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। आवश्यक पदार्थों तथा अनावश्यक पदार्थों की आवाजाही में क्या करता है, अवरोध करता है, मतलब अवरोध उत्पन्न करता है। कि जो चीजें वास्तव में क्या आवश्यक है, उन्हीं चीजों का सिर्फ आदान, मतलब उन्हीं चीजों को अंदर आने देता है, बाकी चीजों को नहीं। और ये हमारी न्यूक्लियस रेक्टिका हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल होती है। क्या होती है, पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब कि कोशिका का ऊर्जा ग्राहक होती है। इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका में सभी क्रियाएं जो संपन्न होती हैं, उनके लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में वो ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद न्यूक्लियस होता है, ये हमारी जो संरचना क्या होती है, आनुवंशिक सूचनाओं और सभी सूचनाओं का भंडार होता है। न्यूक्लियोलस होता है, इसमें पाया जाता है। और साथ साथ सेंट्रोसोम भी इसमें पाया जाता है। एनिमल सेल्स में गोल्जी वेसिकल्स पाए जाते हैं और गोल्जी बॉडी जो क्या करती है कि कोशिका को जहाँ पर भी कार्य करते समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहाँ पर ये क्या करती है, ऊर्जा के ट्रांसपोर्ट का काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और स्मूथ, यहाँ पर क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप याद रखिएगा एक चीज, जिनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाएंगे वह क्या होंगी, ऊर्ध्वीय अंतर्पृथक बीजालिका होंगी, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगी। और जिनकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे वह चिकनी अंतर्पृथक बीजालिका, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। तो ये अब आपने देखा गया स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। तो अभी हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, और ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। तो इन दोनों चीजों का हमने क्या किया, आज अध्ययन किया इस चीज का, कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में, कोशिका की संरचना के बारे में। तो अभी तक के सारे लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा, कोशिका होती क्या है, सजीवों का निर्माण कैसे हुआ है या किन चीजों से हुआ है। उसके बाद एक कोश की जीव, बहुकोश की जीवों के बारे में हमने पढ़ा। एक कोश की, बहुकोश की पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, कोशिका के आकार और माप के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो अगला टॉपिक पढ़ा वो क्या पढ़ा, कोशिका के कार्य पढ़ा, जो हमने आज पढ़ा फंक्शन ऑफ सेल। उसके बाद फंक्शन ऑफ सेल का डिस्कशन के बाद हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, मतलब पादप और जंतु कोशिका की संरचना के बारे में हमने देखा। और हमने उसको ड्रा करके आपको दिखाया कि क्या होती है, उसकी संरचना कैसी होती है और क्या क्या उनमें कोशिकांग, कोशिका के अंगक पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो है हमारा जो अगला लेक्चर होगा वह इसके बाद जो बेस होगा वो किन चीज़ों के बारे में होगा, ये जो कोशिका के अंदर अंगक पाए गए, जैसे न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी काय हो गया, हमारा वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद होगा क्या, इसमें एक चीज़ और पाई जाती है, लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या लाइसोसोम, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब अभी तक तो हमने क्या देखा, एक ग्रुप ऑफ सेल देखा, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से सेल के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके बारे में देखा। तो इन सब चीज़ों के अध्ययन के बाद अब हम लोग पार्टिकुलर एक एक ऑर्गेनल्स का अध्ययन करेंगे, एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कोशिका के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके अंगों के बारे में बात करेंगे।